हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 12 की समाजशास्त्र की पाठ्यपुस्तक भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास से अध्याय 3। यहाँ पर हम भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ जानेंगे भारतीय लोकतंत्र का विकास किस प्रकार से हुआ है, यहाँ पर कौन कौन सी दिक्कतें रही हैं, किस बात को लेकर यहाँ पर विचार विमर्श वाद विवाद चला है और अंत में निष्कर्ष जानेंगे कि हमने कितनी सफलता भी प्राप्त की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर बात करें हम आज के चैप्टर की। देखिए, आज के चैप्टर में कोई भी विचार नए नहीं है। आप इन सब के बारे में पहले से ही जो मैंने आपकी राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक में करवाई हैं कक्षा 6 से लेकर 12 तक की, उन सभी में आप इन विचारों को पढ़ चुके हैं और लगभग वही सब बातें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं। बस उनका यहाँ पर जो कहने का तरीका है वो समाजशास्त्री तरीका है, यानी एक समाजशास्त्र के वे में वो बातें कही गई हैं और बातें वही हैं। तो लोकतंत्र के विचार हैं। लोकतंत्र के विचार में आपने एक सबसे प्रभावी परिभाषा जो हमने क्लास 9 में पढ़ी थी और वो थी अब्राहम लिंकन वाली। ये लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। ये बात आप सभी जानते हैं और हमने पढ़ी भी थी। ये अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दी है सबसे पहले ये, और आपने वहाँ पर भी देखी थी क्लास 9 में चैप्टर 1 में। यहाँ पर लोकतंत्र जो होता है ये इसकी दो मुख्य श्रेणियाँ आती हैं। एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और दूसरा है प्रतिनिधि मूलक या फिर परोक्ष रूप में। तो बात करें प्रत्यक्ष लोकतंत्र की। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी नागरिक जो होते हैं बिना किसी चयनित या मनोनीत पदाधिकारी के, इनकी मध्यस्थता के बिना, ये सभी सार्वजनिक निर्णयों में स्वयं भाग लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, तो प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की जगह जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है वहां पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता नहीं चुनता है, बल्कि वही सब लोग मिलकर क्या करते हैं, किसी बात को लेकर विचार विमर्श करते हैं, वोट डाल लेते हैं, किसी बात को लेकर अपना सामूहिक निर्णय ले लेते हैं। लेकिन ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाली विधि है ये बड़े पैमाने पर सफल नहीं है। यानी किसी बड़े देश के लिए, जैसे भारत जैसे देश के लिए तो पॉसिबल है ही नहीं। ये छोटे छोटे समुदायों के लिए तो सही है। यहाँ पर मतलब 200-250 लोग हैं, 100-200 लोग हैं, उनमें सही है। यानी व्यावहारिक रूप से जहाँ लोगों की संख्या सीमित हो, जैसे सामुदायिक संगठन हो, आदिवासी परिषद वगैरह हो, तो यहाँ पर तो ये कारगर है। लेकिन अगर भारत जैसे विशाल देश की बात की जाए तो ये वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। आप सभी जानते हैं भारत एक विविधतापूर्ण देश है और विविधतापूर्ण देश होने के साथ साथ यहाँ पे विशाल और जटिल आधुनिक समाज में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संभावनाएं भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कम है। तो इस वजह से हमने अपने यहाँ प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र अपनाया हुआ है। आप इसका मतलब भी जानते होंगे, यानी कि जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर लेती है और वो प्रतिनिधि जनता के तरफ से जाकर, जो अपनी संसद वगैरह में जाकर या विधानसभाओं में जाकर जनता की तरफ से निर्णय लेते हैं। तो आप लोग ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर वही सब बताया गया है कि इसमें सार्वजनिक हित की दृष्टि से राजनीतिक निर्णय लेने, कानून बनाने और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए नागरिक स्वयं अधिकारियों से अभिप्राय यहाँ पर अपने नेताओं को चुनते हैं। और आप सभी जानते भी हैं कि हमने अपने यहाँ प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाया है। यानी कि हम लोग विभिन्न स्तरों पर, जैसे पंचायत में, नगर निगम बोर्ड में, विधानसभा, संसद, सभी स्तरों पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और वे प्रतिनिधि जो हैं हमारी तरफ से अपना निर्णय लेते हैं। तो ये बात आप जानते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है यहाँ पर कि यहाँ पर ये धारणा सबसे ज़्यादा बलवती हो रही है, यानी बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है कि लोकतंत्र में जनता की नियमित भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब केवल हर 5 साल में मतदान का करना है नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये है, केवल वोट डाल देना लोकतंत्र नहीं है। केवल वोट डाल देने मात्र से आप लोकतंत्र में सहभाग नहीं कर पाएंगे। इसके लिए कुछ और प्रक्रियाएं भी होनी चाहिए। यहाँ पर लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण होना चाहिए। यानी कि जो प्रशासन की पद्धति है उसमें विकेंद्रीकरण हो। कोई एक व्यक्ति जो है सत्ता में रहकर पूरा प्रशासन न चलाए, बल्कि सभी स्तरों पर अधिकार दिए जाएं। तो यहाँ पर अब सहभागी लोकतंत्र और विकेंद्रीकृत प्रशासन दोनों अवधारणाएं अब जो निकल कर आ रही हैं और ये लोकतंत्र में काफ़ी नई अवधारणाएं भी हैं और बार बार इनकी डिमांड भी की जा रही है। तो भारत ने भी इसकी दिशा में कदम उठाया है। भारत ने भी, आपको पता होना चाहिए, पंचायती राज को संवैधानिक जो मान्यता प्रदान की गई है 73वां संविधान संशोधन लागू करके, वो इसी वजह से की गई है ताकि जो स्थानीय स्तर के जो लोग हैं वो भी अपने निकायों से जुड़कर प्रशासन की पद्धति को चला पाएं। तो सहभागी लोकतंत्र एक ऐसी संस्था है जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए किसी समूह या समुदाय के सभी सदस्य एक साथ भाग लेते हैं। तो यहाँ पर अपने भारत में इसका उदाहरण देखें तो पंचायती राज व्यवस्था जो कि विकेंद्रीकरण की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है, इसके बारे में हम जानते हैं। आप सभी ये बात तो अच्छे से परिचित हैं। आज वर्तमान में जो भी आप लोकतांत्रिक विचार देख रहे हो या फिर लोकतांत्रिक संविधान बनाने की जो जरूरत सोची गई थी वो अपने आप नहीं सोची गई थी। उसका परिणाम भी आप जानते हैं। उसका परिणाम रहा है हमारा एक लंबा उपनिवेश विरोधी संघर्ष। यानी भारत के उपनिवेश विरोधी लंबे संघर्ष की जो परंपरा से आपकी जो प्रणालियां हैं, यानी जो आपकी लोकतांत्रिक प्रणाली है या प्रतिनिधित्व मूलक
लोकतंत्र जो आपने अपनाया है, ये सब जो प्रणालियां हैं, इनसे संबंधित मूल्य वगैरह ये सब विकसित हुए हैं और ऐसे करके हमारे यहाँ भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद पड़ी है, यानी कि नींव पड़ी है। देश में इतनी ज़्यादा विविधता और असमानता होने के बावजूद भी स्वतंत्रता के बाद हमारे लगभग 60 वर्ष, यानी अब तो 70 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं, भारतीय लोकतंत्र ने जो सफलता प्राप्त की है वह अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये कहना गलत नहीं होगा कि वास्तविकता ये है। तमाम लोगों का मानना ऐसा था जब हमारा देश बनकर आज़ाद हुआ था, देश हमारा जो आज़ाद हुआ था ब्रिटिशर से, उसके बाद जब संविधान निर्माण हुआ था तो तमाम जो विदेशी व्यक्ति थे, विदेशी समाजशास्त्री थे, विदेशी जो राजनीति कह सकते हैं, राजनीति शास्त्री थे, तो उनका कहना ये था कि भाई भारत की बुनियाद कभी टिकी नहीं रह सकती, भारत में इतनी विविधताएं हैं कि अपने आप ही टूटकर बिखर जाएगा। लेकिन ऐसा ये सारी जो सोच थी, सारे जो वक्तव्य थे, गलत साबित हुए और आप देख रहे होंगे दिनों दिन हमारी जो लोकतंत्र है मजबूत ही होता जा रहा है। हमारा कमजोर नहीं पड़ा है, हमारी विविधता होने के बावजूद हमारा लोकतंत्र कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यही बात सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि भी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस चैप्टर के माध्यम से आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम भारत में, यहाँ पर इस अध्याय के माध्यम से हम भारत में लोकतंत्र के विकास के विषय में संक्षिप्त दृष्टिकोण एवं सामग्री उपलब्ध कराने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। यहाँ पर खास करके आप देखेंगे भारतीय लोकतंत्र का जो मूल आधार क्या है, हमारा संविधान है, यानी हमारे जो केंद्रीय मूल्य हैं हमारे संविधान में निहित हैं। और देश में कोई भी आमूल चूल परिवर्तन करना होता है, कोई कानून बनाना होता है, कोई प्रक्रिया अपनानी होती है, तो संवैधानिक प्रक्रिया का अनुपालन करना होता है और उसी के दायरे में रहकर काम करना होता है। तो आप संविधान के बारे में यहाँ पर जानेंगे। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे हम लोकतंत्र की जमीनी प्रकार्यात्मकता, यानी आप जमीनी स्तर पर हमने जो विकेंद्रीकरण की दिशा में कदम उठाया है, जैसे पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं, जैसे बताया तीसरे भाग के रूप में आप क्या देखेंगे, तीसरे भाग के रूप में आपके जो दबाव समूह हैं तो उनके बारे में भी देखेंगे। इन तीसरे भाग में आप यहाँ पर जो चैप्टर का तीसरा भाग है तो यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है यहाँ पर कि हितों की प्रतिस्पर्धा में हित समूह या दबाव समूह जिसे कहते हैं किस प्रकार कार्य करते हैं, हित समूह और राजनीतिक दल से क्या आशय है और भारत जैसे देश में उनकी क्या भूमिका है, वो भी हम अंतिम भाग में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का विचार कहाँ से निकल कर आया है, कैसे हमारे अंदर ये चेतना आई है कि हमें एक संविधान बनाना चाहिए और अपना देश का उसके अनुरूप शासन चलाना चाहिए। तो भारतीय लोकतंत्र के केंद्रीय मूल्य जानेंगे, इनके विचार कहाँ से निकल कर आए हैं। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि हमारा एक लंबा संघर्ष रहा है, आज़ादी का लगभग 200 सालों का संघर्ष रहा है और 200 सालों के संघर्ष के उपरांत हमारे अंदर ये सारे भाव निकल कर आए हैं कि कैसा देश बनना चाहिए, हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, देश के भीतर रहने वाली जनता के लिए क्या क्या सुविधाएं देनी चाहिए, कौन कौन से अधिकार देने चाहिए, ये सारी बातें पहले डिस्कस हो चुकी थी। तो आपने अभी ऐसे बहुत से संरचनात्मक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के विषय में पढ़ा है जिन्हें ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने जानबूझकर उत्पन्न किया था। यानी ये बात आप जानते हैं कि बहुत सारे जो परिवर्तन हमारे समाज में आज आप देख रहे हैं वो सब ब्रिटिश उपनिवेशवाद की देन ही है। यानी हमारी चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, हमारे यहाँ प्रशासन व्यवस्था हो, यानी बहुत सारे विचार आप देखेंगे, लगभग ज़्यादातर विचार, यानी कि हम केवल कम नहीं बोल सकते, लगभग ज़्यादातर विचार जो है वो ब्रिटिश उपनिवेशवाद की देन है। और कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद रहा है इसने हमारी समाज की संरचना और हमारी संस्कृति दोनों पर एक गहरा प्रभाव डाला है। यहाँ पर आप देखेंगे अंग्रेजों ने बहुत सारे परिवर्तन तो अपने फायदे के लिए किए थे, लेकिन कुछ परिवर्तन उनकी इच्छा के विरुद्ध भी हो गए। जैसे यहाँ बताया गया इनमें से कुछ परिवर्तन जो है अनैच्छिक रूप से हो गए हैं, इनके पीछे अंग्रेजों की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। अब जैसे बात करें शिक्षा व्यवस्था की, तो अंग्रेज अपने यहाँ भारत में पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था की उन्होंने व्यवस्था क्यों करी थी, पाश्चात्य शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए प्रयास क्यों किया था। उनका मानना ये था कि यहाँ पर भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार होगा जो कि रंग से तो भारतीय होगा, यानी चमड़ी से तो भारतीय होगा, लेकिन विचारों से वो ब्रिटिशर्स का गुलाम बनेगा। इस तरह की बात सोचकर उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का आरंभ करवाया है, लेकिन यहाँ पर उसका रिजल्ट उल्टा निकल कर आया है। यहाँ पर बाद में ये आप देखेंगे कि किंतु इस वर्ग ने, यानी जो पाश्चात्य शिक्षा से शिक्षित हुआ वर्ग है, भारतीय वर्ग है, ब्रिटिश शासन में सहयोग देने की अपेक्षा लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और राष्ट्रवाद जैसे पाश्चात्य उदार विचारों का प्रयोग औपनिवेशिक शासन को चुनौती देने के लिए किया है। यानी हमारे भारतीय जो पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करके शिक्षित हुए हैं उन्होंने उल्टा क्या किया है, उन्होंने पाश्चात्य जो भी क्रांतियां हो रही थी उनका अध्ययन किया है, पाश्चात्य यानी यूरोप में जो भी परिवर्तन हो रहे थे उनका गहनता से अध्ययन किया, उनके कारणों को जाना और जाना किस तरह से वहाँ पर उन जो है परिवर्तनों के उपरांत वहाँ पर क्या क्या सुधार हुए हैं, उन सब पर उन्होंने फोकस किया है। तो ऐसे करके हमारे यहाँ लोकतंत्र क्या है, सामाजिक न्याय क्या है, राष्ट्रवाद, ये सब जो भावनाएं हैं, इन सब को लेकर विचार हैं, कहीं ना कहीं ये सब हमारे यहाँ चिंतन के दायरे में आप कह सकते हैं आ गए थे, केंद्रीय चिंतन के दायरे में ये विचार उपज कर सामने आए हैं। तो आप देखेंगे कि हम लोगों ने पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों का समर्थन कम किया है, बल्कि उनका विरोध ज़्यादा किया है। तो ऐसी कामना जो है अंग्रेजों ने नहीं की थी। अंग्रेजों की आकांक्षा यही थी कि भाई हम पाश्चात्य शिक्षा से इन्हें अगर शिक्षित कर देंगे तो ये हमारा फेवर करेंगे, लेकिन उल्टा हुआ इसका। लेकिन अगर हम कुछ चीज़ें और भी सोचें, किंतु इसका आशय यह कदापि नहीं है कि लोकतांत्रिक मूल्य और लोकतांत्रिक संस्थाएं विशुद्ध रूप से पश्चिम की ही देन है।
यानी कि अगर हम बिल्कुल यही सोच लें कि ये सारे विचार लोकतांत्रिक मूल्य वाले विचार हों, लोकतांत्रिक संस्थाएं पूरी तरह से पश्चिम की ही देन है, ये भी गलत है। इनके बारे में हमारी जो प्राचीन व्यवस्था है, खास करके आप जानते हैं कि हमारे यहाँ एक समृद्ध कल्चर रहा है, यानी हमारा एक गौरवमयी इतिहास रहा है। और गौरवमयी इतिहास में आप बड़े बड़े साम्राज्य भी देखते हैं, चाहे वो रामायण काल हो, महाभारत काल हो, इसके अलावा तमाम लोक कथाएं वगैरह हैं, इन सब में कहीं ना कहीं चर्चा की गई है। बुद्ध का समय हो तो वहां पर भी आपने बुद्ध के समय में भी लोकतंत्र के विचार थे, तो वही सब चीजें बताई गई हैं। यानी देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक फैले हुए हमारे प्राचीन महाकाव्य कृतियां व विविध लोक कथाएं संवादों, परिचर्चाओं और अंतर्विरोधी स्थितियों से भरी पड़ी हैं। और ऐसे में ये कहना गलत होगा, ऐसे में जो लोग सोचते हैं कि केवल हमारे यहाँ जो विचारों की चेतना आई है वो पाश्चात्य चिंतन से आई है, ऐसा बिल्कुल कहना गलत होगा। हमारे यहाँ तमाम जो चीज़ें थीं, लेकिन वही है कि हमारे यहाँ तब लोगों ने इन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बहुत कम ही वर्ग जो है इसको जो है कहीं ना कहीं इसकी शिक्षा ग्रहण कर पाते थे। क्योंकि जैसे जैसे लोग शिक्षित होते गए, लोगों ने इन विचारों को भी ग्रहण किया है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं हमारे यहाँ ये जो विचार थे पहले से मौजूद थे, कोई नए विचार निकल कर नहीं आए हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो भी जो सामाजिक जो रहे हैं, यानी सामाजिक परिवर्तन करता रहे हैं, उन्होंने इन विचारों की पुनर्व्याख्या की है। इससे क्या हुआ है, इससे भारतीयों में फिर से चेतना जागृत हुई है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि जैसा कि हमने अध्याय 1 और 2 में देखा है, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन का कारण ना तो केवल भारतीय विचार हैं और ना ही केवल पाश्चात्य विचार। सबसे बड़ा कारण क्या है कि यह भारतीय और पाश्चात्य विचारों का संयोग है और उनकी पुनर्व्याख्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमने मिश्रण किया है। पाश्चात्य विचारों में, पाश्चात्य में जो अच्छे हमें विचार लगे उनको उठाया, अपने भारतीय परंपराओं में हमारे जो भी समृद्ध कल्चर के पुराने विचार जो बहुत अच्छे हुआ करते थे उनको मिश्रित कर दिया है। और मिश्रित करने के उपरांत एक नया भाव निकल कर आया है और उसकी हमने फिर से पुनर्व्याख्या की है। तो ऐसे करके आप देखेंगे भारतीय तबके में कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक चेतना की लहर जागृत हुई है। हमने समाज सुधारकों के संदर्भ में ऐसा ही देखा है, यानी खास करके राजा राम मोहन राय हों, कोई भी हों, रानाडे हों, सभी ने इस तरह की प्रक्रिया को अपनाया है। हमने समानता के आधुनिक विचार और न्याय के पारंपरिक विचार दोनों का उपयोग देखा है, यानी हमने समानता के जो आधुनिक विचार निकल कर आए हैं और न्याय का जो पारंपरिक विचार था कि न्याय होना चाहिए, सभी को न्याय मिलना चाहिए, ठीक है, तो ये विचार भी हमने यहाँ पर देखे हैं। लोकतंत्र भी इसका अपवाद नहीं है, यानी लोकतंत्र का जो भाव लगातार लोग आरोप लगाते हैं कि लोकतंत्र का विचार पाश्चात्य की देन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोकतंत्र हमारे यहाँ रह चुका है, ये बात आप सब लोग जानते हैं। आपने गढ़ जो आपने सुना होगा, शाक्य, जैसे बुद्ध जहाँ से बिलोंग करते थे, वो भी एक यानी कि प्रजातंत्र का ही वो नमूना था। यानी आप उनकी अगर शासन पद्धति देखेंगे उठाकर तो उसमें प्रजातंत्र आपको देखने को मिलेगा। जो आपके महावीर हैं तो ये भी उनका भी वही था, यानी जैन धर्म के प्रतिपादक जो है उनका भी उसी कुल से आते थे। वहाँ पर भी जो है एक जो है प्रजातंत्र की भी भावना थी, यानी वो अगर आप पूरा सिस्टम उठा के देखेंगे, उनकी शासन पद्धति उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर भी उनकी शासन पद्धति एक लोकतांत्रिक पद्धति थी, यानी राजतांत्रिक नहीं थी, वो वही प्रजातांत्रिक पद्धति वो चल रही थी उस समय में भी। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं कि हमारे यहाँ ये कोई नया विचार नहीं है। औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के लोकतांत्रिक व भेदभावपूर्ण प्रशासनिक व्यवहार और तथा उनके द्वारा प्रसारित और पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीयों द्वारा पढ़े गए पाश्चात्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों में तीव्र अंतर्विरोध मिलता है। यानी ऐसा नहीं है कि हमारे भारतीयों ने जो सिखा दिया उसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीयों ने उस पर तर्क किया है, प्रश्न पूछे हैं। तो यही बात बताई गई है कि हमारे भारतीयों ने जो भी पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण की थी, जो भी पाश्चात्य विचारों को ग्रहण किया था, उन सबको लेकर, उन सबके विचारों में जो कटु बातें भरी पड़ी थी उनको लेकर तीव्र अंतर्विरोध भी यहाँ पर देखने को मिलता है उस समय। तो ये बात यहाँ पर बताई है। तो यानी हमारे भारतीयों ने जो पाश्चात्य शिक्षा है वो आंख बंद करके एक्सेप्ट नहीं किया कि सब चीज़ें हम एक्सेप्ट करते जाएंगे, नहीं, जो अच्छा है उसे एक्सेप्ट करेंगे और जो गलत था उसकी आलोचना भी की है। यहाँ आप देखेंगे भारत में फैली निर्धनता और सामाजिक भेदभाव की प्रबलता लोकतंत्र के अथवा गंभीर प्रश्न चिन्ह है। ये बात सही है कि हालांकि लोकतंत्र ये दावा करता है कि लोकतंत्र सारी समस्याओं को हल करने का एक कुंजी है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आज भी आप देखते हैं निर्धनता लगातार बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, सामाजिक भेदभाव भी उतना ज़्यादा कम नहीं हो पाया है, ठीक है। क्या फिर लोकतंत्र का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता या फिर आर्थिक स्वतंत्रता और कुछ यहाँ बताया गया सामाजिक न्याय भी है? यानी कि यहाँ पे फिर प्रश्न लोग उठाते हैं समाजशास्त्री कि जब लोकतंत्र से ये अपेक्षा की गई थी कि सारे दुख दर्द इससे दूर हो जाएंगे, लेकिन इससे हो नहीं पाए, तो क्या केवल लोकतंत्र को हम केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के रूप में देखें, आर्थिक स्वतंत्रता के रूप में देखें, या फिर हम इसे केवल और केवल सामाजिक न्याय के रूप में देखें? क्या फिर यहाँ पे प्रश्न एक और आ जाता है, क्या जाति, संप्रदाय, नस्ल, लिंग आदि के बावजूद सबके लिए समान अधिकार के बारे में भी लोकतंत्र सार्थक है? ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे आपको विरोध भी तर्क यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, यानी बहुत सारे इसके फेवर में तर्क मिलेंगे और बहुत सारे इसके विरोध में मिल जाएंगे। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि बेशक लोकतंत्र ने पूरा अपना काम नहीं कर पाया है, लेकिन फिर भी इसने बहुत हद तक
कह सकते हैं, जो समाज में एक संदेश जाना चाहिए, समाज में परिवर्तन आना चाहिए, उसको लाने में इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी जरूरी नहीं है कि पूरी तरह से आ गया हो, लेकिन हाँ, शुरुआत इसने की है और आप देख रहे हैं धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं लोगों के अंदर चेतना भी आ रही है और ये जो भावना है जाति संप्रदाय वाली, ये कहीं ना कहीं मंद भी पड़ती आ रही है। यानी कि इनकी जो लोगों के अंदर जो भाव था, हम इस फलानी जाति से बिलोंग करते हैं, हम इस जाति से बिलोंग करते हैं, अब वो भाव भी कमजोर पड़ने लगे हैं। तो ये आप देखेंगे, तो यहाँ पर आप वही सब चीजें बताई गई हैं। भारत की स्वतंत्रता से पहले इनमें से अधिकांश मुद्दों पर विचार किया जा चुका था। यानी जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि भाई लोकतंत्र सभी विषयों की कुंजी नहीं है, सभी समस्याओं का समाधान नहीं है। तो लोकतंत्र के बारे में तमाम तरह के प्रश्न जो थे समाजशास्त्रियों के बारे में, राजनीति शास्त्रियों के बारे में, तो उनके ऊपर एक गहरा विचार विमर्श, एक चिंतन हो चुका था। तो ये वही बताया गया यहाँ पर कि जब भारत ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय एक दृष्टिकोण उत्पन्न हो चुका था कि भारतीय लोकतंत्र कैसा होना चाहिए। यानी हमने जो ऊपर ये प्रश्न उठे हैं, इन प्रश्नों के जवाब में हमने हमारा लोकतंत्र कैसा बनना चाहिए, इसके ऊपर एक सहमति बना ली थी। आप सभी जानते होंगे कि बहुत पहले 1928 में सबसे पहले मोतीलाल नेहरू और उनके 8 अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भारत के लिए संविधान का एक मसौदा तैयार किया था, एक ड्राफ्ट तैयार किया था। सबसे पहली बार यहीं से ड्राफ्ट तैयार किया गया है संविधान का, ठीक है। तो ये सबसे पहले इन्होंने प्रयास किया था, हालांकि उस समय सफल नहीं हो रहा था। आप जानते हैं तब तो अधीन था देश, तो सफल नहीं होता, लेकिन हाँ प्रयास सबसे पहले करने लगे थे। तो ये प्रयास इनके दर्शाते हैं कि भारतीय जो राष्ट्रवादी नेता हैं वो सामाजिक मुद्दे को लेकर, खास करके अपना जो आज़ाद देश किस प्रकार का होगा, आज़ाद देश में शासन पद्धति किस प्रकार की होगी, इस बारे में उन सबका जो है एक मत था। तो तभी तो उन्होंने प्रयास किया है। तो प्रयासों में उनका ये बात साफ साफ झलक दिख रही है हमें। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 1931 का कराची अधिवेशन हुआ है, इसमें भी प्रस्ताव में जो विचार किया गया था कि स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होना चाहिए। यानी इसके बाद आपका जो कराची अधिवेशन हुआ है 1931 में, इसमें भी ये बात निकल कर आई है कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा, ये भी यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर जो कराची वाला अधिवेशन है, इसका प्रस्ताव एक ऐसे लोकतंत्र की परिकल्पना करता है जिसका अर्थ केवल चुनाव करवाने की औपचारिकता पूरा करना नहीं है। यानी यहाँ पर बात साफ साफ रख दी गई है इस कराची अधिवेशन में, केवल चुनाव हो जाना ये हमारे लिए औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक यथार्थ और प्रामाणिक लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के लिए भारतीय सामाजिक संरचना पर पुनः यथेष्ट कार्य करना भी है। यानी हमारे समाज में मौजूद जो कुरीतियां हैं, समाज में मौजूद जो भेदभाव हैं, उनको कम करना भी है, तभी हमारा लोकतंत्र सार्थक हो पाएगा। तो ये विचार आप सभी समझ सकते हैं, ये विचार किसी एक व्यक्ति के नहीं हो सकते हैं, एक लंबे चिंतन विचार विमर्श का परिणाम है। यानी कि हमारे जो राष्ट्रवादी नेता हैं उन्होंने इन सब विषयों को लेकर पहले से ही विचार विमर्श करना स्टार्ट कर दिया था। तो उसके उपरांत आप देखेंगे उनके जो विचार हैं वो इस अधिवेशन में इस प्रस्ताव के माध्यम से यहाँ पर आपके सामने रखे गए हैं और अपने विचार भी उन्होंने यहाँ पर प्रकाशित किए थे। तो आप समझ सकते हैं इनके पीछे एक लंबी प्रक्रिया रही होगी, एक लंबा समय रहा होगा वाद विवाद का, तब ये विचार निकल कर आए हैं कि हमारा देश कैसा बनेगा, देश में लोकतांत्रिक पद्धति कैसी होगी, और लोकतंत्र में केवल चुनाव करवा लेना लोकतंत्र नहीं है, इसके अलावा हमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं और अपनानी पड़ेंगी जिससे कि हमारे यहाँ एक सामाजिक समानता का लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सके। तो ये सब बातें पहले से डिस्कस की जा चुकी थी। कराची प्रस्ताव में लोकतंत्र की वह दृष्टि स्पष्टतः प्रकट होती है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में थी। यानी कराची आंदोलन प्रत्यक्ष रूप से आप देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो दृष्टि रही है वही दृष्टि आपको यहाँ पर भी देखने को मिलती है, ठीक है। और ये प्रस्ताव जो है उन मूल्यों का उल्लेख करता है जो आगे चलकर भारतीय संविधान में पूर्णतः अव्यक्त किए गए हैं। यानी कि ये जो विचार आपके कराची अधिवेशन में रखे गए थे संविधान के बारे में या फिर लोकतंत्र के बारे में, ये आपके संविधान में आगे चलकर इन्हें समाहित भी किया गया है। यानी आगे आप देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल राजनीतिक न्याय नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय को भी सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। ये बात आप जानते हैं और ये हमारे यहाँ संविधान में इसे शामिल भी किया गया है। थोड़ा सा यहाँ पर आ जाते हैं, ये है कराची का जो कांग्रेस संकल्प 1931 का। तो इसमें कुछ रखे गए हैं, विचार रखे गए हैं, तो आप देख सकते हैं। यानी ये सब विचार जो रखे गए थे इन सबको वर्तमान में आपके संविधान में जगह दी गई है। संविधान में मूल जो आपके मौलिक अधिकार हैं उनमें इनमें से कुछ विचारों को मौलिक अधिकारों में रखा गया है, कुछ विचारों को जो है डीपीएसपी में रखा गया है। तो आप देख सकते हैं यानी वही सब विचार यहाँ पर हैं। तो मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर दे रहा हूँ। तो ये कुछ इनका जो था यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यानी कि ये इस तरह का इन्होंने सुझाया था कि इस तरह का संकल्प हमारा रहेगा और इस तरह का हमारा लोकतंत्र बनेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में भी आप ज़्यादातर पढ़ चुके हैं, जो आपके यहाँ उल्लिखित की गई है कि हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी ये इस बात रखी गई है न्याय के मामले में सामाजिक, और जैसे बताया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी 3 प्रकार के जो न्याय हैं, ये न्याय दिलाने के लिए 5 प्रकार की स्वतंत्रता जो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए
उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी यानी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल जो है सप्तमी संवत 2006 विक्रमी इसको एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये प्रस्तावना आप सभी को याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, कौन कौन सी समता की बात की गई है, तो पूछे जाते हैं ये। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अगली आपकी जो इसमें हेडिंग है संविधान सभा का वाद विवाद और इसका एक इतिहास, यानी संविधान सभा में जो वाद विवाद चला है उसके इतिहास को यहाँ पर दर्शाया गया है। 1939 में हरिजन नामक जो पत्र लिखा है गांधी जी ने, इसमें इन्होंने एक लेख लिखा था द ओनली वे, नहीं केवल यही रास्ता है, केवल यही रास्ता है, जिसमें इन्होंने कहा है कि संविधान सभा अकेले ही जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाले एक पूर्ण सत्य तथा स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है, जो महिलाओं तथा पुरुषों दोनों के लिए भेदभाव रहित वयस्क मताधिकार पर आधारित हो। यानी अपने द ओनली वे वाले पत्र में महात्मा गांधी ने जिक्र किया है कि संविधान सभा ही वास्तव में भारत की समस्याओं का एकमात्र विकल्प है, जो कि हमारे देश में एक लोकतंत्र की स्थापना भी कर सकती है। इसके अलावा महिला पुरुष दोनों के साथ भेदभाव रहित वयस्क मताधिकार का जो है यहाँ पर अधिकार भी प्रदान कर सकती है। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर यही बात अपनी यहाँ पर रखी है। 1939 में संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा की मांग की जाने लगी। आप लोग ये बात तो जानते होंगे, संविधान निर्माण करने वाली सभा का नाम संविधान सभा होता है, यानी जो सभा संविधान का निर्माण करती है, संविधान को लिखती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एंड में ये मांग 1945 में साम्राज्यवादी ब्रिटेन ने इसे मान लिया है। जुलाई 1946 में चुनाव हुए हैं, जो आपकी संविधान सभा के गठन के लिए यहाँ पे चुनाव हुए हैं। अगस्त 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो विशेषज्ञ सभा है, इसने संविधान सभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और इस प्रस्ताव में यहाँ पर यह घोषणा की गई थी कि भारत एक गणतंत्र होगा जहां सभी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होगा। ये बात यहाँ पर इसमें इस घोषणा में स्पष्ट कर दी गई है। सामाजिक न्याय के प्रश्न पर काफी लंबी और जोरदार बहस चली है, यानी कि जो संविधान सभा के जो भी सदस्य थे उनके मध्य विचार विमर्श हुआ है और संविधान सभा में रोजगार का अधिकार हो, सामरिक सुरक्षा का अधिकार हो, भूमि सुधार या संपत्ति का अधिकार हो, पंचायतों का आयोजन, इन सब पर खूब बहस हुई है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी संविधान में एक एक लिखा गया है, एक एक चीज रखी गई, एक एक बिंदु रखा गया है, उन सभी बिंदुओं पर बहस हो चुकी है, उन सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श का वो परिणाम है। इनको अपने आप नहीं रख दी, किसी एक व्यक्ति ने अपने आप नहीं रख दिए हैं, उन सभी पर एक गहन विचार विमर्श चर्चा पहले हो चुकी है। यहाँ पर कुछ चर्चाओं के अंश दिए गए हैं, जैसे केटी शाह ने बताया है कि लाभदायक रोजगार के लिए बताया है कि राज्य की जिम्मेदारी हो कि वह सभी को समर्थ व योग्य नागरिकों को लाभदायक रोजगार उपलब्ध कराए। बी दास हैं, इन्होंने भी यहाँ पर डिमांड की है कि भुखमरी को समाप्त किया जाए, सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जाए, सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार कदम उठाए। डॉक्टर अंबेडकर ने भी यहाँ पर अपने जवाब रखे हैं, यानी जिनके जो कमेंट आए हैं किसी के प्रतिवाद में, तो वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर ने भी यहाँ पर अपने जवाबों को रखा है, तो वो सब आप देख सकते हैं। ये इस तरह के कुछ अंश यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, इन्हें मुझे नहीं लगता इन्हें समझाना चाहिए, आप खुद भी पढ़ सकते हैं इन अंशों को, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। ये अंश आपको जो है जो संविधान सभा की जो विचार विमर्श है या फिर संविधान सभा की जो भी किताबें वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगली जो आपकी हेडिंग आती है, ये आती है हित प्रतिस्पर्धी संविधान और सामाजिक परिवर्तन। यानी हित प्रतिस्पर्धी, यहाँ पर हित प्रतिस्पर्धी का मतलब यही हो गया कि जहाँ पर हित टकरा रहे हों और सामाजिक परिवर्तन भी लेकर आना है संविधान को, तो वो हम देखेंगे। जैसे आप सभी जानते हैं कि अलग अलग महत्वपूर्ण आदिवासी संस्कृतियों के साथ साथ अनेक धर्मों और संस्कृतियों से निर्मित यहाँ की जनसंख्या भारत की एक बहुलता का एक बहुत बड़ा आयाम है। यानी आप देखते होंगे कि बहुत से विभाजन भारतीयों को वर्गीकृत करते हैं, जैसे संस्कृति है, धर्म है, जाति, और इसके अलावा विविध प्रभाव, ग्रामीण नगरीय सभ्यता, धनी निर्धन, साक्षर निरक्षर विभाजन, ये सब विभाजन आपके यहाँ मौजूद हैं। खास करके आप देखेंगे ग्रामीण निर्धनों के बीच कई ऐसे समूह और उपसमूह भी हैं जो बड़ी गहराई से जाति निर्धनता के आधार पर स्तरीकृत किए जाते हैं। यानी खास करके ग्रामीण स्तर पर आपको जाति का जो बोलबाला है वो कहीं ज़्यादा देखने को मिलेगा। नगरों में अगर हम वर्गीकरण देखें, नगरों में अगर श्रेणियां देखें, तो वहाँ पर आपको सुव्यवस्थित घरेलू उद्यमी वर्ग देखने को मिल जाएगा, व्यावसायिक वर्ग देखने को मिल जाएगा, वाणिज्यिक वर्ग, या फिर वहाँ पर आप जैसे व्यावसायिक वर्ग वगैरह है, ये सब भी आपको देखने को वहाँ पर मिल जाएंगे। यानी शहरों का एक अलग वर्ग बना हुआ है, ग्रामीण प्रदेश में एक अलग वर्ग बना हुआ है, एक अलग स्तर बना हुआ है। यानी यहाँ पर स्तरीकरण की बात हो रही है कि अलग अलग स्तर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में समाज में कैसे कैसे स्तर काम कर रहे हैं, शहरी क्षेत्रों में कैसे कैसे स्तर काम कर रहे हैं, तो वो बताया गया है इसमें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि संविधान में कुछ मूल उद्देश्य सम्मिलित किए गए हैं
जो भारतीय राजनीतिक संसार में सामान्यतः न्यायोचित मानकर स्वीकृत कर लिए गए हैं, यानी इन्हें माना गया है कि भाई ये न्यायोचित हैं। जैसे सबसे पहला उद्देश्य ये रखा गया है कि निर्धनों और हाशिए के लोगों को सक्षम बनाने में, निर्धनता उन्मूलन में, जातिवाद समाप्त करने और सभी समूहों के प्रति समानता का व्यवहार करने के लिए ये कुछ सकारात्मक चरण हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे यहाँ कुछ संविधान में कुछ न्यायोचित प्रक्रिया को अपनाने के लिए या फिर न्याय स्थापित करने के लिए कुछ यहाँ पर हमारे यहाँ प्रावधान रखे गए हैं और टारगेट यही किया गया है कि इनको हमें अचीव करना है। जैसे निर्धनों और हाशिए पर रहे लोग आप जानते होंगे, दलित वंचित समुदाय हाशिए वाले समुदाय माने जाते हैं और ऐसा माना जाता है ये समाज की मुख्य धारा से दूर रहे हैं, तो इसलिए इन्हें हाशिया वाला समुदाय कहते हैं। इनको सक्षम बनाना है, निर्धनता उन्मूलन करना है, यानी रोजगार पर कार्यक्रम चलाने हैं, जातिवाद समाप्त करने के लिए प्रयास करने हैं हमें यहाँ, ताकि हमारे यहाँ जो समानता का व्यवहार सुनिश्चित किया जा सके। तो ये सब चीज़ें हैं। कई बार क्या, जैसे आपने ऊपर यहाँ पर टाइटल जिस तरह से है हित प्रतिस्पर्धी संविधान, कई बार क्या होता है कि हितों में टकराव भी होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हितों की प्रतिस्पर्धा हमेशा किसी स्पष्ट वर्ग विभाजन को ही प्रतिबंधित नहीं करती है। कई बार हितों की जो प्रतिस्पर्धा होती है उनमें क्या होता है, कुछ वर्ग उसके समर्थन में होते हैं, कुछ उसके अपोजिशन में होते हैं। जैसे अगर हम बात करें किसी कारखाने का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो किसी कारखाने को बंद करवाने का कारण यह होता है कि उससे निकलने वाला जो विषैला कचरा है आसपास के लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और यहाँ पर भी लोगों के जीवन का प्रश्न है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, जीवन का प्रश्न निकल कर आए। तो इस आधार पर लोग यहाँ पे तर्क देते हैं कि भाई ये फैक्ट्री बंद करवाई जानी चाहिए, क्योंकि सुरक्षा जो है, आपके जीवन का जो सुरक्षा है वो संविधान से सुनिश्चित करता है। लेकिन अगले ही पल ये भी दायित्व आ जाता है, अगले पृष्ठ पर आप किसी अखबार के अगले पृष्ठ पर ये भी देखते हैं कि बहुत सी चीज़ों को समाप्त के कारण लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो जब लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो लोग भूखमरी से मर जाएंगे। तो यहाँ पर भी जीवन यापन का एक मुद्दा आ जाता है और ये जीवन यापन का ये भी मुद्दा, ये भी इसकी सुरक्षा संविधान सुनिश्चित करता है। तो ऐसे में बड़ा कह सकते हैं जटिल एक माहौल बन जाता है। ये एक अत्यंत रोचक है कि संविधान निर्माण के समय जो हमारी संविधान सभा है इस जटिलता और बहुलता से परिचित थी। संविधान सभा को मालूम था इस तरह के वाद विवाद आएंगे। यानी एक तरफ तो लोग ये पैरोकारी करेंगे कि भाई ये फैक्ट्री है, ये हार्मफुल है, इसे बंद किया जाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, इससे हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो फैक्ट्री में काम करने वाले होंगे, उसका विरोध करेंगे क्योंकि उनका रोजगार चला जाएगा, फिर वो करेंगे क्या। तो कहीं ना कहीं इन सब जटिलताओं को लेकर हमारे संविधान निर्माताओं के माइंड में एक गहन विचार विमर्श हुआ है। इन सब के उपरांत उन्होंने यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे प्रावधान रखे जो सामाजिक न्याय की सुनिश्चितता की गारंटी देते हैं। यहाँ पर इस तरह के अपने प्रावधान आपके संविधान में ऐड किए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके अखबारों की कटिंग वगैरह दी गई हैं, किस तरह से लोगों ने मुद्दे उठाए हैं कि एक पल विरोध किया है और दूसरे पल उसमें समर्थन में भी कुछ लोग आए हैं। तो ये यहाँ पर इन अखबारों की कटिंग के जरिए दर्शाया गया है। अगली हेडिंग आपकी जो है यहाँ पर संवैधानिक मानदंड और सामाजिक न्याय, यानी सामाजिक न्याय सशक्तता की व्याख्या। संवैधानिक मानदंड क्या होंगे, सामाजिक न्याय कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, इसकी व्याख्या कैसे की गई है। सबसे पहले जान लेना यहाँ पर आवश्यक है, कानून और न्याय में अंतर होता है। देखिए कानून के बारे में आप जानते होंगे, कानून का सार क्या है, इसकी शक्ति होती है, यानी कानून को पावर किया गया है, इसको शक्ति दी गई है कि भाई इसको लागू करना ही करना है और लोगों को इसे मानना ही पड़ेगा, बाध्यकारी है। तो कानून इसलिए कानून है क्योंकि इससे बल प्रयोग या फिर अनुपालन के संचरण के माध्यमों का प्रयोग होता है और इसके पीछे राज्य की शक्ति यहाँ पर निहित होती है। इस वजह से लोगों को कानून का पालन करना पड़ता है। तो कह सकते हैं कानून के पीछे एक शक्ति काम कर रही होती है, एक दबाव काम कर रहा होता है, इस वजह से लोग कानून को फॉलो करते हैं। वहीं अगर न्याय की बात करें तो न्याय का सार क्या है, निष्पक्षता, नहीं पार्शियलिटी ना, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भेदभाव ना हो, निष्पक्ष होकर यहाँ पर जो भी न्याय हो वो निष्पक्ष होकर हो ताकि सभी को न्याय सुनिश्चित तरीके से मिल सके। तो कानून की कोई भी प्रणाली अधिकारियों के संस्तरण के माध्यम से ही कार्यरत होती है। आप ये भी जानते हैं कानून जो काम करता है वो अधिकारियों के माध्यम से कार्य करता है। तो यहाँ पर प्रमुख मानदंड जिनसे नियम और अधिकारी संचालित होते हैं वो संविधान कहलाता है। यानी कि जिन नियमों या नियमों के तहत अधिकारी किसी कानून का निर्माण करते हैं या किसी कानून का निर्वहन करते हैं वो संविधान में जो मानदंड बनाए गए हैं, संविधान में जो रखे गए हैं, संविधान में जो मूल्य निहित किए गए, उन मूल्यों का अनुपालन करते हुए ये ऐसा करते हैं। ये संविधान बताता है किस तरह का कानून बनना चाहिए, किस तरह से कानून का कह सकते हैं कार्यान्वयन होना चाहिए, कैसे उसका पालन करवाया जाना चाहिए और कोई व्यक्ति उसका पालन नहीं कर रहा है उसको कैसे दंडित करना है, ये सब आपका संविधान बताता है। यानी कि हम आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा दस्तावेज होता है जिससे किसी राष्ट्र के सिद्धांतों का निर्माण होता है और भारतीय संविधान भारत का मूल मानदंड है। यानी हमारे देश में जो भी कानून बनाए जाते हैं, जो भी व्यवस्था अपनाई जाती है वो संविधान के दायरे में रहकर ही तैयार की जाती है और संविधान के अकॉर्डिंग ही वो व्यवस्था जो है चलाई जाती है। अन्य सभी कानून संविधान द्वारा नियत कार्य प्रणाली के अंतर्गत बनते हैं। यही बात मैंने अभी आपको बताई है, वही बात यहाँ लिखी गई है। और ये कानून संविधान द्वारा निश्चित अधिकारियों द्वारा बनाए और लागू किए जाते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए
आपके संविधान में संसद को कानून निर्माण की शक्ति प्रदान की गई है। तो संसद यहाँ पर कानून का निर्माण करता है। आपके संविधान में ये बात कही गई है कि मान लीजिए संसद कोई ऐसा कानून बना देती है जो संविधान की शक्तियां या फिर लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको न्यून कर रहा हो, तो उस समय उसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसकी अंतिम व्याख्या भी कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं, यानी अपने संविधान ने इस तरह के मूल्यों को रखा गया है ताकि उनका हनन होने के लिए संविधान अपने आप में खुद उन मूल्यों की रक्षा कर सके। तो इसलिए यहाँ पे प्रावधान भी बनाए हैं। मान लीजिए संसद कोई मनमानी कर रही है तो न्यायपालिका आगे आ जाएगी, न्यायपालिका मनमानी कर रही है तो संसद आ जाएगी, यानी एक बैलेंस बना रहेगा। और हमारे देश में कहीं ना कहीं कह सकते हैं संविधान का जो कह सकते हैं संविधान से लोगों का भरोसा उठेगा नहीं। तो यहाँ पर आप ये भी देखते हैं कि कोई विवाद होने पर संविधान द्वारा अधिकार प्राप्त न्यायालयों के संस्करण द्वारा कानून की व्याख्या भी होती है। जैसा कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है, उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है और वही संविधान का सबसे अंतिम व्याख्याकर्ता भी है। यानी कभी भी ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाती है तो हमारे यहाँ आप देख सकते हैं कौन, सुप्रीम कोर्ट बताता है कि भाई इसका यहाँ पर इसकी व्याख्या ये होगी। जैसे यहाँ बताया गया मौलिक अधिकार के बारे में, मौलिक अधिकार में कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या हैं। तो मौलिक अधिकार में आपके बारे में आप जानते होंगे बहुत सारी चीज़ें, समय समय पर जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं तो उन पर सुप्रीम कोर्ट अपनी व्याख्या प्रदर्शित करता है। और आप देखते होंगे अनुच्छेद 21 के तहत जब उस समय जब बनकर तैयार हुआ था, इसे रखा गया था आपके संविधान में, तब तो बहुत कम विषय थे, लेकिन धीरे धीरे करके सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तमाम अपनी व्याख्याएं दी हैं। तो धीरे धीरे करके इसमें बहुत सारे विषय यहाँ पर जुड़ गए हैं, तो वही यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे 1993 में उच्चतम न्यायालय ने सूचना का अधिकार जो है इसको स्वीकार करते हुए यहाँ पर ये कहा है कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो है हिस्सा है, यानी इन्होंने अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का हिस्सा माना है सूचना का अधिकार, और उसका आनुषंगिक अंग भी है। अनुच्छेद 19 का के अंतर्गत इसे वर्णित किया गया सूचना के अधिकार को। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं। इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय ने एक समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए भी यहाँ पर, जैसे तो डीपीएसपी का विषय है, निदेशक तत्व का विषय है, लेकिन हालांकि इसकी जो व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की है वो आपके अनुच्छेद 14 के तहत की है, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो समानता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत यहाँ पर इसे माना है। और बहुत से जो बागान या कृषि श्रमिक हैं इनको राहत पहुंचाई है, यानी इनमें जो असमानता थी वेतन को लेकर वो असमानता खत्म की है, इनको समान वेतन दिलवाया है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर आपकी सुप्रीम कोर्ट जो है अंतिम व्याख्या करता है। यानी संविधान केवल इस बात का संदर्भ ग्रंथ नहीं है कि सामाजिक न्याय के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं, बल्कि इसमें सामाजिक न्याय के अर्थ को प्रसारित करने की संभावनाएं भी रहती हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि संविधान में इस तरह के प्रावधान रखे गए हैं कि कभी भी विपरीत परिस्थिति होने पर भी ये अपने आप को बैलेंस कर लेता है, अपने आप की जो शक्तियां हैं उनको पावर में ले आता है। इस तरह के यहाँ पे प्रावधान इसमें रखे गए हैं। यानी कोई भी कितना भी मनमानी कर ले, लेकिन संविधान से ऊपर नहीं जा सकता है। संविधान की रचना ही इस हिसाब से की गई है। मान लीजिए कोई संस्था मनमानी कर रही है तो दूसरी संस्था उसके अपोजिट में खड़ी हो जाएगी और उसकी शक्तियों को दबा देगी। तो यहाँ पर वही सब चीजें बताई गई हैं। कानून और न्यायालय ऐसी संस्थाएं हैं जहां प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोणों पर बहस होती है। संविधान वह माध्यम है जो राजनीतिक शक्ति को सामाजिक हित की ओर प्रभावित करता है और उसे सुसंगत बनाता है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान का निर्माण किया है, तो वो आप यहां पर देख सकते हैं। अगली आपकी जो हेडिंग है, यहां पर कुछ चीजें और भी हैं, जैसे यहां पर कुछ चीज रह गई हैं। ग्राम पंचायतों से संबंधित एक है निदेशक सिद्धांत में है, ठीक है। जैसे बताया गया है कि ग्राम पंचायतों से संबंधित जो निदेशक सिद्धांत है एक संशोधन के रूप में के संथानम द्वारा संविधान सभा में लाया गया था और 40 साल बाद इसे जो है संवैधानिक मान्यता मिली। 1992 के 73 में संविधान संशोधन के जरिए ऐसे करके पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। तो के संथानम इसके बारे में लेकर आए थे पहले, लेकिन बाद में इसे संवैधानिक मान्यता भी प्रदान कर दी गई है। अगली आपकी जो हेडिंग है यह पंचायती राज और ग्रामीण सामाजिक रूपांतरण की चुनौतियां। पंचायती राज व्यवस्था कितनी कारगर हुई है, पंचायती राज से क्या निष्कर्ष निकल कर आया, वो भी हम देखेंगे। बात करें पंचायती राज की, तो पंचायती राज का शाब्दिक अनुवाद होता है 5 व्यक्तियों द्वारा शासन। ही पंच का मतलब होता है 5 लोग यहाँ पर मिलकर शासन कर रहे हो, 5 लोग यहाँ पर मिलकर लोगों का न्याय कर रहे हो, तो वो पंचायती व्यवस्था बोली जाती है। इसका अर्थ क्या है, गांव या फिर अन्य जमीनी स्तर पर लचीले लोकतंत्र की क्रियाशीलता से है। यानी मूल स्तर से लोकतंत्र का विचार हमारे देश में विदेश से आयातित नहीं है। यानी जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि लोकतंत्र का विचार पूरी तरह से जो लोग मानते हैं कि विदेश से आयातित किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ पहले भी व्यवस्था रह चुकी है। यानी हमारे यहाँ पंचायत वगैरह हो लगती थी, आपने सुना होगा जैसे पंच परमेश्वर की कहानियां थी, जैसे मुंशी प्रेमचंद की आपने जो कहानी पढ़ी होगी, तो वहां पर पहले यही व्यवस्था होती थी गांव वगैरह में। जब आपके देश में लोग जो संविधान वगैरह नहीं था तो पहले यही व्यवस्था चलती थी। ग्रामीण समुदाय वगैरह में पंचायत वगैरह बैठती थी जहां पर विभिन्न लोग मिलकर निर्णय करते थे, वरिष्ठ लोग मिलकर वहां पर निर्णय करते थे। तो यही पंचायत बताया गया है कि हमारे यहाँ आयातित नहीं है पहला विचार ये, लेकिन ऐसा समाज जहां असमानताएं अत्यंत तीव्र हैं, लोकतांत्रिक भागीदारी को लिंग, जाति और वर्ग के आधार पर बाधित किया जाता है,
तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ विचार ऐसा लगता है कि भाई आयातित सा है, लेकिन आयातित नहीं है। जैसा आप इस अध्याय में समाचार पत्रों की रिपोर्टों में देखेंगे कि ऐसे गांव में पारंपरिक रूप से जातीय पंचायतें रही हैं, यानी कि जहाँ पर भी पंचायत व्यवस्था रही है अपने देश में लंबी परंपरा रही है। हालांकि हमारे यहाँ जो पंचायत व्यवस्था है वो जातीय पंचायतें नहीं है, यानी कि हर जाति की अपनी अपनी पंचायतें रही हैं, लेकिन ये हमेशा प्रभुत्वशाली समूहों का ही प्रतिनिधित्व करती रही हैं। यानी हमारे यहाँ जो भी पंचायतें रही हैं, पहले ऐसा नहीं है पंचायतें नहीं रही हैं, लेकिन हाँ उन पंचायतों में प्रभुत्वशाली वर्गों का कह सकते हैं प्रतिनिधित्व होता था। और आप समझ सकते हैं जब कोई प्रभुत्वशाली वर्ग सत्ता में होगा तो अपनी मनमानी चलाएगा। तो यहाँ पर उस समय आपने देखा होगा तमाम तरह का भेदभाव भी हुआ है तो प्रभुत्वशाली वर्ग यहाँ पर होने की वजह से। हालांकि संविधान निर्माण के बाद कोशिश की गई है कि इस तरह की जो असमानताएं उनको खत्म किया जाए। तो जब संविधान बनाया जा रहा था तो उसमें पंचायतों की कोई चर्चा नहीं की गई थी। उस समय कई सदस्यों ने इस मुद्दे पर अपने दुख, क्रोध और निराशा को प्रकट किया था। देखिए मानना यही था, उस समय विरोध क्यों हुआ था, पंचायती राज को उस समय शामिल क्यों नहीं किया गया था। रीजन ये था कि सबको पता था कि ग्रामीण स्तर पर जाति व्यवस्था का बोलबाला है। ग्रामीण स्तर पर जो जातिगत समूह हैं, ऊंची जाति वाले, अगड़ी जाति वाले समूह हैं, वो हावी रहेंगे और निम्न जाति वाले वहां पर अपने अधिकारों की बात नहीं कर पाएंगे। और अभी से हम पंचायती राज व्यवस्था जैसी व्यवस्था यहाँ कायम कर दें तो अब ऐसी बात होगी जो स्थानीय स्तर पर या लोकल स्तर पर जो ऊंची जाति वाले लोग हैं वो सत्ता में आकर बैठ जाएंगे और ऐसे करके जो निम्न जाति के लोग हैं वो उन्हें वास्तव में अवसर नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका विरोध किया था डॉक्टर अम्बेडकर ने। डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या तर्क दिया है इनके विरोध में? डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय जब संविधान निर्माण हो रहा था और जब इनको रखने की बात चल रही थी तब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना तर्क दिया था कि स्थानीय कुलीन और उच्च जाति लोग सुरक्षित परिधि से इस प्रकार घिरे हुए हैं कि स्थानीय स्वशासन का मतलब होगा भारतीय समाज के पद दलित लोगों का निरंतर शोषण। यानी कहने का मतलब क्या है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जो भी जातियां हैं, उच्च जातियां हैं, वो तो अपनी कहीं ना कहीं सिक्योर स्थिति में है, सुरक्षित स्थिति में है, लेकिन जो निम्न जातियां हैं, दलित जातियां हैं, वो वास्तव में सिक्योर नहीं है। उनके साथ क्या होगा, हम यहाँ पर अगर संवैधानिक रूप से इन्हें अधिकार अभी से दे देंगे तो क्या होगा, उच्च जातियां अपने आप में बैठ जाएंगी प्रधान बनकर या सरपंच बनकर और वो निम्न जातियों पर शोषण करेंगी और निम्न जातियों को सताएंगी और ऐसे परिवर्तन नहीं आ पाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग फेवर में भी थे डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा। यहाँ पर आप देखेंगे गांधी जी का जो विचार था, स्थानीय सरकार की अवधारणा का गांधी जी का प्रिय विचार था। गांधी जी इस बात को लेकर कई बार यहाँ पे प्रतिबद्ध भी थे कि स्थानीय सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं मान्यता दी जाए। तो वे प्रत्येक ग्राम को स्वयं में आत्मनिर्भर और पर्याप्त इकाई मानते थे जो स्वयं अपने को निर्देशित करे। इनका मानना यह था कि ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय इकाइयों को यहाँ पर स्वायत्तता दी जाए। इस बात को लेकर ये इन्होंने तमाम बार विचार अपने रखे थे। यानी कह सकते हैं एक और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान में पंचायती राज शामिल करने के फेवर में नहीं थे, वहीं दूसरी ओर जो आपके महात्मा गांधी हैं ये इसके पूर्ण समर्थन में थे। आपको ये विचारों को इनको याद रखना है, कौन किसके समर्थन में था, कौन किसके समर्थन में नहीं था। नहीं था तो क्यों नहीं था, ये भी आपको याद रखना है। यानी ये अगर आपसे कहीं पूछा जाए, प्रश्न में आ जाए तो आपको लिखना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं पहली बार 1992 में 73वां संविधान संशोधन के रूप में मौलिक व प्रारंभिक स्तर पर लोकतंत्र और विकेंद्रीकृत शासन का परिचय मिलता है। यानी संवैधानिक प्रक्रिया के जरिए हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया है और ऐसे करके देश में विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई है, यानी शासन व्यवस्था में विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई है। इस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक प्रस्तुति प्रदान कर दी गई है और यहाँ पर अनिवार्य हो गया है कि स्थानीय स्वशासन के सदस्य गांव या नगरों में हर 5 साल में चुने जाएंगे। तो यहाँ पर वही पद्धति यहाँ पर अपनाई गई है लोकतंत्र वाली। तो आप देखेंगे यहाँ पर 73वां और 74वां जो संशोधन हुआ है इसके जरिए ग्रामीण और नगरीय दोनों ही क्षेत्रों के स्थायी निकायों के सभी चयनित पदों में महिलाओं की 1/3 आरक्षण यहाँ पे रखा गया है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, इसलिए हमने यहाँ पर 1/3 आरक्षण भी रखा है। इनमें 17% जो सीटें हैं वो केवल SC ST जनजाति की महिलाओं के लिए रिजर्व रखी गई हैं। वहीं स्थानीय निकायों की बात करें, स्थानीय निकायों में ग्राम पंचायतों, नगर निगमों में, जिला परिषदों में अब में 1/3 पदों पर महिलाओं का आरक्षण है। तो आप समझ सकते हैं 73वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद 1993-94 के जो चुनाव हुए हैं उसमें लगभग 8 लाख महिलाएं एक साथ राजनीतिक प्रक्रियाओं से जुड़ी हैं। यानी इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं, जो कभी महिलाएं अपने कह सकते हैं अपने किचन से यानी अपनी रसोई से बाहर नहीं निकली थी, अपने घर की चौखट से उन्होंने दहलीज से बाहर कदम नहीं रखा था। जब ऐसी व्यवस्था लागू की गई है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं भी राजनीति का हिस्सा बन पाई हैं, राजनीतिक प्रक्रिया में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर पाई हैं। तो यहाँ पर आप ये भी देख रहे होंगे। अगली आपकी जो इसी में हेडिंग है पंचायतों की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व, ये बात आप पढ़ चुके हैं वैसे पॉलिटी में, कुछ नया नहीं है। कौन कौन सी अधिकार शक्तियां दी गए हैं। पहला अधिकार यहाँ पे अगर इनकी बात करें, आर्थिक विकास के लिए योजनाएं कार्यक्रम बनाना, इसके अलावा सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, अपनी जो भी इनकी जो खर्चे हैं उनको मेंटेन करने के लिए स्थानीय स्तर पर कर लगाना, जैसे शुल्क, यात्री कर, जुर्माना, ये सब लगाना। इसके अलावा सरकारी उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण में सहयोग करना, यानी कोई गवर्नमेंट स्कीम वगैरह है उसको जो है
जो एग्जीक्यूट करवाने के लिए, उसको सभी लोगों को सुनिश्चित करवाने के लिए, सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए जो लोग हैं यहाँ पर मुकर्रर लोग चुनकर आए गए हैं, प्रतिनिधि चुनकर आए गए हैं, उनका अधिकार है ये कि भाई वो योजना जो है सभी लोगों तक पहुंचवाएं। अगली बात यहाँ बताई गई है, खास करके ये क्या करते हैं कि पंचायतों द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कल्याण के कार्य हैं, जैसे श्मशान है, कब्रिस्तान है, इनका रखरखाव, जन्म मृत्यु के आंकड़े या मातृत्व केंद्र या बाल कल्याण केंद्रों की स्थापना करना, परिवार नियोजन का प्रचार करना, पशुओं के लिए तालाब वगैरह, इसके अलावा कृषि कार्यों का विकास, यानी आपने देखा होगा जो ग्राम समाज की जमीन वगैरह होती है जहाँ पर सभी लोग जो है उसमें जमीन का उपयोग कर सकते हैं, इस तरह की जमीनें वगैरह आवंटित करवाना, सड़कों का निर्माण करवाना, सार्वजनिक भवनों का निर्माण करना, तालाब वगैरह, ये सब काम यानी विकास कार्य के जो भी काम होते हैं वो सारे काम स्थानीय स्तर पर ये लोग करवाते हैं। बात करें इसकी आगे तो यहाँ पर आप जानते होंगे, जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया, इनकी आय के स्रोत क्या है। संपत्ति, व्यवसाय, पशु वाहन आदि पर जो लगाए गए कर, चुंगी, ये भू राजस्व आदि पंचायतों की आय के मुख्य स्रोत होते हैं। और जिला पंचायत के द्वारा भी इन्हें समय समय पर अनुदान मिलता रहता है, तो इसलिए इनके संसाधनों में वृद्धि होती रहती है। यहाँ बताया गया, आपने देखा भी होगा, जब किसी गांव में कोई अनुदान प्राप्त होता है तो यहाँ पर पंचायतें बोर्ड लगाती हैं, बताती हैं कि हमने इतना यहाँ पर अनुदान वित्तीय सहायता में मिली है, इतनी हमने यहाँ पर इस निर्माण कार्य में खर्च की है। पंचायतों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने कार्यालय के बाहर बोर्ड लगाएं जिसमें वित्तीय प्राप्त वित्तीय सहायता का जिक्र होना चाहिए, और यहाँ पर क्या होना चाहिए साथ के साथ, और उससे संबंधित उपयोग से संबंधित आंकड़े भी लिखे हों। तो ये इसलिए किया गया है, यानी यह व्यवहार यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया है कि जमीनी स्तर पर सामान्य जन के सूचना के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके, यानी ये लोगों को पता हो सके कि प्रधान ने कितना पैसा यहाँ पर निकाला है गवर्नमेंट के जरिए और कितना पैसा हमारे लिए लगाया, कितना पैसा विकास कार्यों में लगाया है, ताकि यहाँ पे पारदर्शिता बनी रहे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसमें कुछ और परिवर्तन भी किए गए हैं, कुछ राज्यों में कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर इंप्लीमेंट की गई हैं, जैसे कुछ राज्यों में न्याय पंचायतों की भी स्थापना की गई है। छोटे मोटे जो दीवानी या आपराधिक मामले हैं इनकी सुनवाई का अधिकार इन्हें दिया गया है, और ये खास करके जुर्माने भी लगा सकते हैं, लेकिन कोई सजा नहीं दे सकते हैं। जैसे खास करके फैमिली से संबंधित कोई विवाद होते हैं तो उनमें दहेज वगैरह के छोटे मोटे विवाद हैं, उनको समझाने में, यानी पति पत्नी के कोई झगड़े वगैरह हैं या फिर कोई आपसी विवाद है छोटा मोटा, उसको निपटाने में ये बड़ा कारगर हो रहे हैं। तो कई राज्यों में इस तरह का मॉडल भी यहाँ पर आगे अपनाया गया है, यानी इन्हें ये न्याय पंचायत के अधिकार दिए गए हैं और यहाँ न्याय पंचायतों की स्थापना भी की गई है। अगली आपकी जो हेडिंग है इसमें यह है जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज। देखिए, जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज की स्थापना को लेकर थोड़ा सा दिक्कत रही है, क्यों रही है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, बहुत से आदिवासी क्षेत्रों की प्रारंभिक स्तर के लोकतांत्रिक कार्यों की अपनी एक समृद्ध परंपरा रही है, यानी आपने ये बात पढ़ी होगी और अब आप कई बार अखबार में देखते भी होंगे कि जनजातियां जो हैं वो संविधान को नहीं मानती हैं। जनजातियां ये कहती हैं कि हमारी तो ये परंपरा सदियों से चली आ रही है कि हमें दंडित किसी को करना है तो हम दंडित इस तरह से करते आए हैं। आपने देखा भी होगा सरकार को कानून बनाने पड़े हैं, डायन प्रथा का अंत हो, इस तरह के कानून बनाए गए हैं। जो डायन वगैरह मानी जाती है या जो तमाम तरह की अमानवीय प्रथा चली आ रही थी उनको रोकने के लिए खास करके जनजातीय इलाकों में सरकार ने, यानी जो भी राज्य सरकार ने कानून बनाए हैं, प्रॉपर तरीके से कानून बनाए हैं, जैसे आसाम में बनाए गए हैं कानून, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में कानून बनाए गए हैं डायन प्रथा वगैरह को रोकने के लिए। तो ये प्रथाएं जनजातीय प्रथाएं थी वास्तव में। तो जनजातियों में बहुत सारी प्रथाएं जो अच्छी भी हैं, बहुत सारी बुरी भी हैं, कई बार उनमें अंतर करना बड़ा कठिन हो जाता है, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। हम यहाँ पर मेघालय का एग्जाम्पल ले रहे हैं। मेघालय में 3 जनजातियाँ खास करके रहती हैं, गारो, खासी और जयंतिया, और तीनों ही आदिवासी जातियों की सैकड़ों साल पुरानी अपनी राजनीतिक संस्थाएं रहती आई हैं। इनकी राजनीतिक संस्थाएं इतनी सुविकसित थीं कि ग्राम, वंश और राज्य के स्तर पर ये बड़ी कुशलता से कार्य करती थीं। खास करके खासियों का एग्जाम्पल लेते हैं। जो खासियों की पारंपरिक राजनीतिक प्रणाली में प्रत्येक वंश की अपनी एक परिषद होती थी जिसे वो दरबार कुर कहा जाता था, यानी इनकी अपनी एक खुद की काउंसिल होती थी, परिषद होती थी जिसको वो दरबार कुर कहते थे, और जो उस वंश के मुखिया के निर्देशन में कार्य करती थी, यानी कि ये इस तरह से कार्य करती थी। पूरा यहाँ पर सिस्टमेटिक रूप था इनका। तो आप देख सकते हैं कि मेघालय में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्थाओं की परंपरा रही है, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों का एक बड़ा खंड संविधान के 73 है, इससे खंड से अछूता है, यानी संविधान के 73 में संशोधन के प्रभाव से बाहर है। बाहर होने का रीजन ये है कि मैंने आपसे पहले ही बताया दिया आपको कि ये लोग ये बार बार ये दलील देते हैं कि भाई हमारे रीति रिवाजों में सरकार दखल ना करे, हम जो जैसी परंपराएं हमारे पूर्वज अपनाते आ रहे हैं वही परंपराएं हमारे यहाँ चलती रहेंगी, आप उसमें दखल ना करें। तो कई बार ये टकराव की स्थिति क्रिएट हो जाती है कि किस तरह से इन लोगों को समझाया जाए। शायद यह इसलिए क्योंकि उस समय की नीतियां बनाने वाले पारंपरिक राजनीतिक संस्थाओं में हस्तक्षेप
नहीं करना चाहते थे। यानी शुरुआत में जब हमारा ये पंचायती राज बनकर तैयार हुआ था, इसको संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी, तो कुछ एक सलाह ये भी दी गई है संविधान निर्माताओं ने, सॉरी संविधान निर्माता मैं बोल रहा हूँ, पंचायती राज तैयार करने में उन्होंने ये कहा है कि जो आदिवासी इलाके उनको छोड़ दिया जाए, आदिवासी इलाकों पर ज़्यादा बाध्यताएं नहीं थोपी जाए, क्योंकि उनकी ये समृद्ध परंपराएं नहीं है। अगर हम बार बार उनके पर बाध्यताएं थोपेंगे, संविधान का हवाला देंगे, तो यकीन मानिए एक विद्रोह जैसी स्थिति क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए क्या हुआ, जो स्थानीय शासन वाली अवधारणा थी उसमें इन्हें ढील दी गई है, इन्हें छूट दी गई है कि अपने स्तर से ये इनकी जो परंपरा है, परंपरागत स्तर से इसे चला सकते हैं। अब जैसे यहां पर समाजशास्त्रियों ने अपने विचार रखे हैं, जैसा कि समाजशास्त्री टिपलुट नोंगबरी इन्होंने कहा है कि आदिवासी संस्थाएं अपनी संरचना और क्रियाकलाप में लोकतांत्रिक ही हों, ये जरूरी नहीं है। इसी के अलावा एक भूरिया समिति की रिपोर्ट भी रही है, ठीक है, जिसने इसी मुद्दे का अध्ययन किया है कि आदिवासी संस्थाएं कितनी ज़्यादा लोकतांत्रिक हैं। तो भूरिया समिति की रिपोर्ट ने अध्ययन किया है और अध्ययन करते हुए इन्होंने टिप्पणी की है। टिप्पणी करते हुए नोंगबरी ने यहाँ पर कहा है, हालांकि पारंपरिक आदिवासी संस्थाओं पर समिति की चिंता प्रशंसनीय है, लेकिन यह स्थिति की जटिलता का आकलन कर पाने में समर्थ रही। यानी कहने का मतलब क्या है कि स्थिति कितनी जटिल है, तो इस जटिलता का आकलन कर पाने में ये समर्थ रही है समिति, ये वाली भूरिया समिति। नोंगबरी ने इस भूरिया समिति के बारे में विचार अपने रखे हैं। यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं। आदिवासी समाजों में प्रबल समतावादी लोकाचार पाया जाता है, इसके बावजूद उनमें स्तरीकरण के तत्व कहीं ना कहीं उपस्थित हैं। स्तरीकरण, थोड़ा बहुत स्तरीकरण यहाँ पर देखने को मिलता है। आदिवासी राजनीतिक संस्थाएं केवल महिलाओं के प्रति असहिष्णुता के लिए ही नहीं जानी जाती हैं, यानी महिलाओं की स्थिति इनमें बहुत ज़्यादा दबी कुचली है, महिलाओं को ज़्यादा अधिकार नहीं मिले हैं। आपने देखा होगा कई जगह महिलाओं को बर्बरता होती है, जैसे अभी हाल का ये केस एमपी का देखा गया है। एमपी में जब मान लीजिए कोई आदिवासी समुदाय की लड़की होती है, किसी उसका प्रेम प्रसंग वगैरह पाया जाता है या फिर कुछ और घटना होती है उससे संबंधित, शादी विवाह की घटना होती है, शादी विवाह अपने मनमर्जी से करने की सोचती है, तो उसके साथ बहुत बर्बरता बरती जाती है। अभी ये हाल का ही उदाहरण देखने में आया है, न्यूज वगैरह में रहा है। तो ऐसे आप देख सकते हैं, यानी आदिवासियों की जो परंपराएं रही हैं महिलाओं को लेकर टॉलरेट नहीं रही है, महिलाओं को लेकर वाकई में इनटॉलरेट नहीं है। तो ये असहिष्णु नहीं है महिलाओं को लेकर, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया ने इस व्यवस्था में विकृतियां भी उत्पन्न कर दी हैं, जिससे यह पहचानना मुश्किल है कि पारंपरिक है क्या अपारंपरिक। यानी कि जो अपनी परंपराएं ये बार बार दावा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ यही रीति रिवाज चलता आ रहा है, महिलाओं को लेकर इस तरह की सजा देते हैं महिलाओं को। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, कई कई राज्यों में जो आदिवासी वगैरह हैं महिलाओं पर गलती हो जाने के लिए महिलाओं के हाथ काट देते थे या उंगलियां काट देते थे। इस तरह की रिवाजें भी देखने को मिली हैं, भारत में ही नहीं है इस तरह की रिवाजें। तो कई बार ये कहना मुश्किल हो जाता है कि भाई इनकी कौन सी परंपरा लोकतांत्रिक है और कौन सी अलोकतांत्रिक। तो ये एक दुविधा का विषय है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सरकार काम कर रही है, इस पर समाजशास्त्री इस पर काम कर रहे हैं कैसे इस चुनौती से निपटा जाए। लोकतंत्रीकरण और असमानता, अगली हेडिंग आपकी जो है वो लोकतंत्रीकरण और असमानता के बारे में है। अब आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि जिस देश में जाति, समुदाय और लिंग आधारित असमानता का लंबा इतिहास हो, ऐसे समाज में लोकतांत्रिकरण आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बारे में हम पहले भी यहाँ पर जो आप जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, आपके जो पहले एनसीईआरटी आप पढ़ चुके हैं वहाँ भी प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा अध्याय 4 में खास करके ग्रामीण भारतीय संरचना के बारे में आप पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से ग्रामीण समुदाय यहाँ पे काम करते हैं, कैसे वहाँ पर खास करके समुदाय, जाति संबंधित लोग गाँव में शामिल होते हैं और गाँव की संरचना का निर्माण करते हैं, तो वो आप वहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा इसमें जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में अगला चैप्टर इसके बारे में पूरी डेडिकेटेड है ग्रामीण भारतीय संरचना के बारे में। तो अगले वाले में हम यहाँ पर देख लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि लोकतंत्र में कैसे कैसे असमानता मौजूद है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि ग्राम सभा की स्थिति के बारे में बताया गया है कि जो लोग ग्राम सभा का निर्माण हुआ है संविधान के नियमों के अकॉर्डिंग, तो ग्राम सभा में आज भी यही बताया गया है कि ग्राम सभा के सदस्य प्राय एक छोटे से गुट के द्वारा नियंत्रित या संचालित किए जाते हैं। ये हकीकत है आज की। और ये जो गुट होता है वो अमीर किसानों का होता है या उच्च जाति के जमींदारों का होता है। यानी बहुसंख्यक लोग देखते रह जाते हैं और ये लोग बहुमत को अनदेखा करके विकासात्मक जो कार्य होते हैं इनका पैसा या सहायता राशि बांटने का फैसला कर लेते हैं। यानी अपनी मनमर्जी से शासन चला रहे हैं, अपनी मनमर्जी से व्यवस्था चलाते हैं ये लोग। यानी कितनी भी सरकार कोशिश कर रही है विकेंद्रीकरण, लेकिन फिर भी यहाँ पर चंद जो प्रभावशाली लोग हैं वो सत्ता पर अपना दबदबा जमा लेते हैं और ऐसे करके वहाँ पर शासन पद्धति चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये दिक्कत ही है। तो अगले अध्याय में हम इसका विस्तार से अध्ययन भी करेंगे, ठीक है। अगली आपकी जो और अंतिम हेडिंग है यहाँ पर यह है राजनीतिक दल, दबाव समूह और लोकतांत्रिक राजनीति। राजनीतिक दल क्या होता है, दबाव समूह कैसे काम करते हैं और लोकतांत्रिक राजनीति में इनका क्या रोल है वो आप देखेंगे। वैसे तो हम इनके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, पॉलिटी में बहुत अच्छे से ने एक्सप्लेन भी किया है। क्लास 11-12 की पॉलिटी जो पढ़ी है वहाँ पर हमने अच्छे से ने पढ़ा भी है। आप स्मरण करेंगे कि यह अध्याय लोकतंत्र की परिभाषा के उद्धरण के साथ प्रारंभ हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र एक शासन के रूप में जो जनता द्वारा जनता के लिए है। लेकिन जैसे जैसे अध्याय आगे बढ़ा है आपने ये भी यहाँ पर देखा है
कि परिभाषा लोकतंत्र की आत्मा, उसके मूल अर्थ को भी पकड़ती है, लेकिन लोगों के एक समूह और दूसरे समूह के बीच बहुत से विभाजनों को भी यहाँ पर स्पष्ट नहीं करती है। यानी कि ये सब चीज़ें तो हैं हमारे यहाँ, लोकतंत्र की आत्मा वगैरह यहाँ पर निहित की गई है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे जो लोगों के मध्य जो जातिगत भेद हैं, विभाजन है, ये इस चीज़ में यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। ठीक है, इस परिभाषा में कि लोग कौन कौन शामिल होंगे, कौन कौन से लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, किसे यहाँ पे अधिकार ज़्यादा मिलेंगे, तो ये यहाँ पर स्पष्ट नहीं है परिभाषा में। हालांकि ये बात तो कह दी गई है एक सामान्य अर्थ में कि लोकतंत्र क्या है, जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए, लेकिन हाँ ये तब संभव है जब एक जैसी जनता हो। लेकिन भारत जैसे देश में जनता एक जैसी नहीं है, यहाँ पे विविधता मौजूद है। विविधता के अलावा अपने यहाँ असमानता भी का भी यहाँ पर जोरदार बोलबाला है। तो ऐसे में जो परिभाषा है वो कितनी प्रासंगिक रही है वो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार हित और चिंता अलग अलग हैं। यानी आप देखेंगे हमारे देश में मौजूद जो विविधता है उन सब में उनके अलग अलग हित हैं, उनकी अलग अलग चिंताएं हैं। तो भारतीय संविधान विषयक अनुभाग 2 हमने देखा कि कैसे विभिन्न समूहों ने संविधान सभा में अपने अपने हितों और सरोकारों का प्रतिनिधित्व किया है। यानी आपने ये भी देखा है कि संविधान सभा में कोई किसी एक हित को लेकर नहीं था। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दलितों का मुद्दा उठाया है, अन्य व्यक्तियों ने अपने अलग अलग मुद्दे उठाए हैं। यानी सभी लोग अपने अपने मुद्दों का सरोकार रखते थे। ऐसे करके उन्होंने अपने मुद्दों को रखा है और उन सब पर एक गहन विचार विमर्श चिंतन हुआ है। उसके उपरांत उन्हें बाद में आपके संविधान में ऐड किया गया है। ठीक है, तो वही चीज़ बताइए कि भारतीय लोकतंत्र की कहानी में हमने विभिन्न समूहों के हितों को भी देखा है, कैसे अपने समूहों ने अपने अपने हितों की बात कही है। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उस समय पंचायती राज के समर्थन में नहीं थे, गांधी जी उसके समर्थन में थे, तो ये आपने देखा है। अब यह प्रश्न उठता है कि सभी हित समूह तुलनीय हैं। यानी कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये निकल कर आता है कि जो ये सब प्रश्न उठाए जा रहे हैं, क्या भारत में जो विविधतापूर्ण जो देश है उसमें जो भी यहाँ पर हमारे समूह रह रहे हैं उन सभी के जो हित हैं वो वास्तव में तुलना करने लायक हैं? क्या तुलना करने लायक हैं उनके हित? क्या एक अशिक्षित किसान या एक शिक्षित किसान कर्मचारी अपनी बात को सरकार के सामने उतने ही साफ तौर पर और विश्वसनीय ढंग से रख सकता है जैसा कि उद्योगपति रख पाता है? यहाँ पे प्रश्न ये पूछा गया है। ना तो उद्योगपति और ना ही किसान या कर्मचारी अपनी बात को केवल व्यक्तिगत रूप में रखते हैं। यानी आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप में अपनी बात को नहीं रखता है। ना तो अशिक्षित किसान, ना ही शिक्षित कर्मचारी, ना ही उद्योगपति। इन लोगों ने क्या किया है, अपने अपने यहाँ पर ग्रुप बना लिए हैं। जैसे उद्योगपतियों का फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड चैम्बर्स फिक्की, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका एसोसिएशन फॉर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ये संगठन वगैरह हैं। कर्मचारियों का है इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, द सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस है। बेसिक किसानों के संगठन बने हुए हैं, जैसा कि शेतकरी संगठन, कृषि मजदूरों का एक अलग संघ बना हुआ है। तो ये क्या है, ये समय समय पर ये जो संगठन है अपने हितों पर, जो भी इनके हितों पर चोट पहुंचाता है, तो चोट पहुंचाने की स्थिति में ये संगठन सरकार का विरोध करते हैं। जैसा कि किसान संगठन है, अभी वर्तमान में आप देख रहे होंगे जो नया कृषि बिल आया उसका विरोध कर रहे हैं लगातार। तो ये सब चीजें हैं। तो ये संगठन क्यों बने हैं, इनका बनने का रीजन यही है कि जब भी इनसे संबंधित वर्ग समूह के हितों पर टकराव होता है तब ये संगठन कहीं ना कहीं सक्रिय हो जाते हैं और सरकार से अपने हितों की रक्षा के लिए मांग करते हैं या लड़ाई लड़ते हैं। सरकार के लोकतांत्रिक प्रारूप में राजनीतिक दल मुख्य भूमिका अदा करते हैं, ये हम सब जानते हैं। एक राजनीतिक दल को निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा सरकार पर न्यायपूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की उन्मुख संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये भी आप जानते हैं किसी हम संगठन के, यानी कि राजनीतिक दल भी अपने आप में एक संगठन ही होता है। वास्तव में राजनीतिक दल जो कि सरकार बनाता है वो भी एक अपने आप में संगठन है। यानी राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन होता है जो सत्ता हथियाने और सत्ता का उपयोग कुछ विशिष्ट कार्यों के संपन्न करने के उद्देश्य से स्थापित करता है। यानी राजनीतिक दल का क्या मतलब उद्देश्य यही है कि सत्ता पर कब्जा होना चाहिए और सत्ता के माध्यम से हम कुछ विशिष्ट कार्य ये कार्य करेंगे। तो राजनीतिक दल समाज की कुछ विशेष समझ और ये कैसे होना चाहिए इस पर आधारित होती हैं। राजनीतिक दलों को पता होता है कि हमें कौन कौन से मुद्दे अपने केंद्र में रखने हैं, तो उन्हें समाज की समझ होती है। वो क्या करते हैं, जो विभिन्न आपके बहुत सारे ग्रुप बने हुए, किसान ग्रुप बने हुए हैं, व्यापारियों के ग्रुप बने हुए हैं, उद्योगपतियों के ग्रुप बने हुए हैं, उन सभी में सामंजस्य बिठाते हैं। ठीक है, उनकी समझ होती है उन्हें। तो यहाँ वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर विभिन्न हित समूह राजनीतिक दलों को प्रभावित करने के लिए कार्य करेंगे। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विभिन्न हित समूह जो होते हैं वो कहीं ना किसी राजनीतिक दलों को सपोर्ट करते हैं। मान लीजिए कोई क्या है, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, कोई बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। सबकी उम्मीदें अपनी अपनी लगी हुई हैं कि भाई कांग्रेस आ जाएगी तो किसानों को ये राहत मिल जाएगी, बीजेपी आ जाएगी तो व्यापारियों को ये राहत मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस तरह सपोर्ट करते हैं। तो जब किसी समूह को लगता है कि उसके हित की बात नहीं की जा रही है तो वह एक अलग दल बना लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वही होती है कि जब किसी को लगता है कि भाई हमारे हित की बात नहीं सुनी जा रही है तो अलग दल बना लेता है, या फिर ये दबाव समूह बना लेते हैं। दबाव का मतलब क्या है, सरकार पर प्रेशर डालते हैं। जैसे किसान है,
कृषि बिल सरकार लेकर आई है, किसान खुश नहीं है, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो एक दबाव समूह के रूप में देख सकते हैं, यानी जो किसानों का संगठन है लगातार आंदोलन कर रहा है, तो किसान क्या हुए, एक प्रेशर ग्रुप के रूप में हुए, सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं, ट्रेन रोककर, हाईवे टोल प्लाजा रोककर, तो सरकार पर दबाव क्रिएट कर रहे हैं कि आप कृषि बिल वापस लीजिए। तो जो सरकार से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। कुछ स्थितियों में आप देख सकते हैं, कुछ स्थितियों में राजनीतिक संगठन शासन सत्ता पाना तो चाहते हैं, लेकिन वे इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें कुछ मानक माध्यमों के द्वारा ऐसा अवसर नहीं मिलता। कई बार क्या होता है, कुछ संगठन जो है चाहते भी हैं कि भाई हमें सत्ता मिल जाए, लेकिन जो है इन सब की जो मांगे होती हैं इनको इनकार कर देते हैं। ये भी देखा जाए क्या है। बहरहाल आपने ये देख लिया किस तरह से संगठन ये कार्य करते हैं, संगठनों का रोल क्या है, वो भी आपने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, वैसे देखिए ये चैप्टर कुछ नया नहीं है, इस चैप्टर में कुछ भी नया नहीं है। अब मेरी मजबूरी ये है कि जब मैं कोई सीरीज कंटिन्यूटी में चलाता हूँ और मान लीजिए बीच में चैप्टर अगर स्किप कर दूंगा तो आप लोग तमाम प्रश्न करते हैं कि सर आपने चैप्टर क्यों नहीं पढ़ाया, क्या रीजन था, तो इस वजह से चैप्टर लेकर आना पड़ा। वैसे ये सारी बातें आप पॉलिटी में डिस्कस कर चुके हैं, पॉलिटी में बहुत अच्छे से इन पर चर्चा हो चुकी है। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी समझ से परे हो। इन सब बातों पर एक गहन विचार विमर्श चिंतन पहले ही हो चुका है, ये आपके चैनल के माध्यम से हो चुका है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग देखिए, मेरी आप सबसे गुजारिश ये है, आप लोग मुझे आप फीस के नाम पर आप जो कमेंट करते हैं सर आप बता फीस हम आपको पे करना चाहते हैं, फीस पे मत कीजिए। आप लोग केवल वीडियो को लाइक शेयर करते रहा करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। यही आपके लिए आपकी जो है फीस है। ठीक है, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।